गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखे होंगे। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी के सीरीज में एक्सेलेंस क्लासेस बिरोल के यूट्यूब चैनल पे एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। ये हमारे पॉलिटी के श्रृंखला में 8वां वीडियो होगा और इससे पहले भी मैंने पॉलिटी के लिए ऑलरेडी 7 वीडियो बना लिया है। और अगर आप एक्सेलेंस क्लासेस बिरोल यूट्यूब चैनल को खोलेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में पॉलिटी का वीडियो मिल जाएगा। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले वो 7 वीडियो आप देख लीजिए, तो आपको पॉलिटी की एक बेसिक समझबूझ विकसित हो जाएगी। और जब मेरा वीडियो आप प्ले करेंगे तो उसके ऊपर में भी आता रहता है, उसको भी क्लिक करके आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां से भी पॉलिटी के प्रीवियस सभी वीडियो देख सकते हैं। तो इससे आपको पॉलिटी का एक समझबूझ विकसित हो जाएगा। और अभी जितने भी सारे एग्जाम होते हैं सामान्यतः भारत में, तो अधिकांश एग्जाम के प्रश्नों को बनाने में आप काफी सहज महसूस करेंगे और पॉलिटी के क्वेश्चन भली भांति आपसे बन जाएगा। इसी तरह मैं जीके जीएस के बाकी भाग पे भी वीडियो लेके आऊंगा और मुझे उम्मीद है कि अगर आप सारा मेरा वीडियो देखते हैं तो आप काफी सहज होंगे, काफी अच्छा स्कोर आपका जीके जीएस में होगा। और एक्सेलेंस क्लासेस बिरोल यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो केवल आपको कंपटीशन के लिए ही नहीं बल्कि 11th-12th के लिए भी वहाँ बहुत सारा अदर्स मटेरियल उपलब्ध है। जैसे फिजिक्स का वीडियो उपलब्ध है 11th-12th के लिए, मैथ के लिए भी 11th-12th के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो उपलब्ध है। तो आप उन सबको भी देखिए। अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं तो और अपने दोस्तों को भी बताइए। प्लस अगर कोई कंपटीशन का स्टूडेंट है तो पॉलिटी का देखिए, फिर बारी से और भी चीजें उधर मैं डालूंगा। तो अगर आप अभी तक भी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप आज ही अभी सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अच्छे से वीडियो देखिए और फिर आप देखिए, आपको बहुत ही मदद मिलेगी। और जो मेरा पहले के व्यूअर हैं जो कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि ऑनलाइन मैं कई बार कह चुका हूं कि ऑनलाइन एजुकेशन की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मन बहुत चंचल होता है। आप 2 मिनट वीडियो देखते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर कोई दूसरा वीडियो देखने लगते हैं, तो इससे आपका अच्छा तैयारी नहीं होगा। आप जब भी वीडियो देखें तो शुरू से लास्ट तक देखें। एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि कब आपको पढ़ना है। जैसे सुबह उठते हैं, मैं सामान्यतः हर सुबह वीडियो अपलोड कर देता हूं, तो आप सुबह उठते ही सबसे पहले वीडियो देख लिया कीजिए। आप इंपोर्टेंट नोट्स बना सकते हैं उसका, या पीडीएफ भी अब मैं डालने लगा हूं, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छी दिशा दे सकते हैं। फिर वीक में एक दिन रखिए जिसमें आप रिवाइज कर सकते हैं सभी चीजों को। तो ऐसे करेंगे तो आपका पढ़ाई अच्छा होगा। अदरवाइज आप 2 मिनट देखेंगे फिर छोड़ देंगे, तो ऐसे में आपकी पढ़ाई को सही दिशा नहीं मिलेगी। तो चलिए हम लोग अपने आज के वीडियो पे फोकस करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर मैं पॉलिटी के सारे चैप्टर को उसके इंपोर्टेंस के ऑर्डर में सजाऊं तो सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर यही होगा, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। एग्जाम में सबसे अधिक प्रश्न मूल अधिकार से पूछा जाता है और इसके बहुत सारे आर्टिकल तो रेलवे एसएससी के एग्जाम्स में कई बार रिपीटेड हैं। जैसे कि अनुच्छेद 17 क्या है, या अस्पृश्यता का किस अनुच्छेद से किया गया है, विधि के समक्ष समता किस अनुच्छेद में है। तो ऐसा कई सारा क्वेश्चन आ चुका है। इसके हर आर्टिकल पे अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसपे अभी तक एग्जाम में प्रश्न नहीं आया है। प्लस बहुत सारे विद्यार्थी के मन में ये भी जिज्ञासा रहती है कि कौन से अनुच्छेद पढ़ें, कौन सा छोड़ें, क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें। विद्यार्थी परेशान रहते हैं। मैं विद्यार्थी को कभी-कभी देखता हूं वो पूरा अनुच्छेद याद करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो आपको इस सबसे ये भी आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा अनुच्छेद याद करना चाहिए। तो उस सीरीज में आप सबसे पहले ये जानिए कि मूल अधिकार में जितने सारे अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, वो सभी आपके टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि इसमें से हर एक अनुच्छेद एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इतने अनुच्छेद याद करने की दिशा में सबसे पहले इतने अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट। इसमें मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, आपको वो चीजें भी समझ में आ जाएंगी कि ऐसा क्यों है, किस लिए है। प्लस एग्जाम में जो सब क्वेश्चन आया है उन सब पॉइंट्स को मैं इंक्लूड करूंगा। इसमें एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है। मैं कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर मूल अधिकार है क्या।
आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देख के भी ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि मूल अधिकार से सबसे पहला प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में भी आया हुआ है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार को कहां से लिया गया है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट यही आपको याद रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका मींस भारतीय संविधान में मूल अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सेकंड, अब ये आपको पता होना चाहिए कि लिया तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से गया है, लेकिन भारत के संविधान में मूल अधिकार का जितना विस्तृत और व्यापक वर्णन मिलता है उतना अमेरिका के संविधान में भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के संविधान से चीजों को उठाया और सीधे कॉपी पेस्ट के रूप में भारतीय संविधान में रख दिया, बल्कि बहुत ही विस्तृत अर्थों में भारत में रखा गया है और उतना अमेरिका के संविधान में भी नहीं है। दूसरा ये महत्वपूर्ण है कि आखिर मूल अधिकार है क्या, क्यों जरूरत है मूल अधिकार देने की, आखिर क्या है मूल अधिकार, किस तरह के अधिकार है। हमारे संविधान में कई तरह के अधिकार दिए गए हैं, जैसे संवैधानिक अधिकार, जैसे कि मूल अधिकार, जैसे कि विधिक अधिकार। तो ये मूल अधिकार बाकी अधिकार से कैसे अलग है, इसका क्या इतना महत्व है। तो मूल अधिकार को अगर हम परिभाषित करने का प्रयास करें तो सीधे साधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार उस तरह का अधिकार है, देखिए इसमें शब्द ही जुड़ा हुआ मूल मींस जो आपको जरूरी है, मतलब ऐसा अधिकार जो किसी भी व्यक्ति के नैसर्गिक विकास के लिए या किसी भी व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए, उसके प्राकृतिक विकास के लिए, उसके स्वाभाविक विकास के लिए जरूरी है। जैसे किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ चीजें जरूरी होती है, अगर वो अधिकार उसको नहीं दिया जाए तो उसका विकास ही नहीं हो पाएगा। जैसे कोई बच्चा होता है तो उस बच्चा को कुछ बेसिक राइट दिया जाना चाहिए, अगर वो अधिकार उसे नहीं मिलेगा तो उसका विकास ही नहीं हो पाएगा। जैसे आप अपने आप से कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे कोई टीनेजर एज में है, उसको कौन सा विषय रखना है, जैसे आर्ट रखना है कि कॉमर्स रखना है कि साइंस रखना है, ये स्वतंत्रता अगर उसे नहीं मिले, उसे किस फील्ड में जाना है, उसका इंटरेस्ट क्या है, इस तरह का अगर उसे हम अधिकार न दें, उसे फिक्स कर दें कि तुम्हें साइंस ही रखना है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि वो डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन उसका वो विकास नहीं हो पाएगा जो होना चाहिए। तो मूल अधिकार कुछ इसी तरह से है। इसी तरह नागरिकों पे सोचिए, कुछ नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार मिलना चाहिए जिससे नागरिकों का विकास हो पाए। ऐसा लोकतांत्रिक देशों में होता है, जैसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और किसी भी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं रहेगी, उसे धार्मिक स्वतंत्रता नहीं रहेगा, तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा। तो ऐसे ही अधिकार को मूल अधिकार कहा जाता है। आपके एग्जाम में हालांकि ये प्रश्न कभी नहीं आएगा कि मौलिक अधिकार क्या है, लेकिन हम लोग ये पाठ पढ़ रहे हैं, ये लेसन पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार ऐसे अधिकारों का एक समूह है जो किसी भी नागरिक के चहुमुखी विकास के लिए या नैसर्गिक विकास के लिए या प्राकृतिक विकास के लिए जरूरी है। क्लियर हो गया? तो इसे ध्यान होना चाहिए। अभी के बारे बारे से पढ़ते हैं, क्या सब एग्जाम में आ सकता है। अब एग्जाम वाले प्रश्नों पे हम लोग फोकस करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में शामिल है। ये भाग में भी मैं आपको बता दिया हूं। कुछ महत्वपूर्ण भाग आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में 25 भाग है वर्तमान समय में, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण भाग आपको याद रखना है। उसमें से मौलिक अधिकार है, तो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है। दूसरा, जहां स्टूडेंट सामान्यतः गलती करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा याद रखते हैं कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक है, क्योंकि बाकी जो इधर 2 अनुच्छेद है 12 और 13, वो सामान्यतः बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, और 32 के बाद जो अनुच्छेद है 33, 34 और 35 वो भी बच्चा नहीं पढ़ता है। तो एग्जाम में अगर आ जाएगा कि मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मिलता है, तो एक ऑप्शन रहेगा 12 से 32, तो बिना देखे टिक कर देंगे 12 से 32। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ध्यान रखना है जब भी एग्जाम में आए अनुच्छेद 12 से लेकर 35 मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी एग्जाम में प्रश्न आए तो आप गलती नहीं कीजिएगा। अगला आपको याद रखना है, जैसे मैंने बता दिया है, भारत का मैग्ना कार्टा। मौलिक अधिकार संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में से एक है, संविधान का सबसे प्रमुख प्रावधान है। ये भारतीय नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित करता है।
इसलिए इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक वर्ड है। मैग्ना कार्टा का मीन्स होता है किसी भी क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसके बिना और कुछ हो ही नहीं सके। अगर हम भारतीय संविधान में से मौलिक अधिकार को निकाल लें तो भारतीय संविधान अर्थविहीन हो जाएगा, फिर वो नागरिकों के अधिकार की रक्षा नहीं कर पाएगा। तो मूल अधिकार का संविधान में बहुत ही अधिक महत्व है, बहुत ही अधिक अधिकार दिया गया है नागरिकों को। इसलिए अगर आपको कभी एग्जाम में प्रश्न आए कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस अध्याय को कहा जाता है, तो मूल अधिकार को। जैसे मैंने आपको प्रस्तावना में बताया था कि भारतीय संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इट मींस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मींस मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगला आपको याद रखना है, इसमें भी गलती हो सकता है। भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तो मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार नागरिकों को, जिसमें से एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। तो जब जमींदारी उन्मूलन के लिए प्रयास किया गया तो ये जो संपत्ति का अधिकार था वो एक समस्या बनने लगा। तो उस समस्या को हटाने के लिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया। तो ये आपको याद रखना है कि संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन वर्तमान समय में मात्र 6 मौलिक अधिकार हैं। और संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब केमा संविधान संशोधन से हटाया गया, यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान रखना है। 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया। अभी भी संपत्ति का अधिकार है, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये विधिक अधिकार है। अब ये मौलिक अधिकार के श्रेणी से हट गया है। ऐसा नहीं है कि संपत्ति का अधिकार ही समाप्त हो गया। बहुत बच्चे ये समझ लेते हैं कि संपत्ति का अधिकार ही समाप्त हो गया। ऐसा नहीं। एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए कि संपत्ति का अधिकार समाप्त हो गया या है, तो है, लेकिन यह मौलिक अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है मन में कि विधिक अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। अगर हम संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट मींस मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार लीगल राइट में रख दिए, तो क्या इसके स्टेटस में फर्क पड़ गया? तो एक बहुत ही डिफरेंस आ गया, जो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि मौलिक अधिकार अगर किसी व्यक्ति को मिलता है तो उसको एक अधिकार दिया गया है कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर वो व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन अन्य अधिकारों में ऐसा नहीं है, विधिक अधिकार में ऐसा नहीं है। विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो भी आप न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन आप सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते। तब आपको निम्न अदालत जाना होगा, फिर प्रोसीजर वाइज आप जाएंगे, जैसे पहले निम्न अदालत, फिर जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर जैसे कि हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन पहले क्या होता था, अगर जैसे संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था तो संपत्ति से संबंधित कोई भी विवाद होने पर कोई व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब संपत्ति से संबंधित विवाद होने पर कोई व्यक्ति निम्न अदालत जाएगा, फिर प्रोसेस बाय वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। पहला फर्क तो ये आगे, ये अंतर है विधिक अधिकार और मौलिक अधिकार में। दूसरा अंतर ये है कि मौलिक अधिकार में परिवर्तन लाने के लिए अगर संसद चाहती है मौलिक अधिकार में कोई परिवर्तन लाया जाए तो उसे संविधान संशोधन करना होगा। संविधान संशोधन के बाद ही ऐसा संभव है, और वो भी संविधान का जो मूल ढांचा है, कुछ मौलिक अधिकार को परिवर्तित ही नहीं किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि संविधान के मूल ढांचा के अंतर्गत ये आता है कि नहीं आता है। सामान्यतः मूल अधिकार के उस भाग को संशोधित नहीं किया जा सकता है जिससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित होता है। जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये संविधान का मूल ढांचा है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे निर्णय से ऐसा स्पष्ट होता है। लेकिन अगर कोई विधिक अधिकार है तो उसे बदलने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, तो वो साधारण प्रोसेस से हो सकता है। जैसे अभी संपत्ति के अधिकार में कुछ भी परिवर्तन लाना हो तो संविधान संशोधन नहीं करना होगा, लेकिन मूल अधिकार में कोई भी चीज शामिल है उसको परिवर्तित करना हो तो संविधान संशोधन भी करना पड़ेगा। और हो सकता है कि अगर वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो वो परिवर्तित भी नहीं हो पाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा विधिक अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। और संपत्ति के अधिकार को यदि हम मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिए तो उसके स्टेटस में क्या फर्क आ गया। तो अभी आपको याद होगा, मैंने आपको अनुसूची में भी बताया था कि एक अनुसूची बनाया गया था, अनुसूची 9, जिसमें ऐसा सोचा गया था कि इसमें जिस प्रावधान को रखा जाएगा
वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक समीक्षा से बाहर होगा। वो विशेष रूप से इसी वजह से किया गया था, ये संपत्ति के अधिकार को लेकर ही, क्योंकि जब जमींदारी उन्मूलन शुरू किया गया तो संपत्ति के अधिकार एक विशेष तरह की समस्या बन रही थी और भू सुधार में एक समस्या के रूप में, एक बाधा के रूप में सामने आ रही थी। तो सरकार को ऐसा निर्णय लेना पड़ा। और आपको याद रखना है कि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। और अभी अनुच्छेद 300 की क में इसका जिक्र है, तो आपको ध्यान रहेगा। यहाँ आपको एक चीज और मैं फिर से याद दिला देता हूँ। मैं आपको बता दिया हूँ कि कुछ संवैधानिक संशोधन भी काफी महत्वपूर्ण है और जिससे एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुका है। तो आपको दो संवैधानिक संशोधन अनिवार्य रूप से याद रखना है। एक अनुच्छेद 42 जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इससे भारतीय संविधान में इतने अधिक परिवर्तन किए गए कि इसे एक प्रकार से एक छोटा संविधान की उपाधि दे दी गई है। और आपको एक 44वां संविधान संशोधन भी याद रखना है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन से हमारे संविधान में जो कई सारा परिवर्तन लाया गया, उसी को 44वें संविधान संशोधन से उसमें से कई परिवर्तन को पुनः चेंज किया गया। तो ये दोनों ही संवैधानिक संशोधन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है। इससे परीक्षा में कई बार प्रश्न आ चुका है। मोटा मोटी आप एक चीज याद रख सकते हैं, जब भी कोई चीज चेंज होने का बात होगा तो वो 42वां संविधान संशोधन होगा। जैसे जोड़ा जाना, बहुत सारा चीज, और जब भी कुछ चीजें हटाया जाना होगा तो वो 44वां संविधान संशोधन होगा। जैसे कि संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन। और जैसे कि धर्मनिरपेक्षता था, अखंडता, समाजवाद जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन। हालांकि ये सब चीजों पे लागू नहीं होगा। राष्ट्रपति के कई सारे अधिकार में 42वें संविधान संशोधन से कटौती किया गया, मींस हटा दिया गया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से फिर उसे शामिल कर दिया गया। तो आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। मैं हर जगह 42वां 44वां वर्णन कर रहा हूँ, एक बार आप गूगल करके भी उसका सब कुछ प्रावधान जान लीजिएगा। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो देखने से आपको केवल जानकारी ही नहीं होता है, बल्कि आपको ये सब भी पता चलता है कि किन सब चीजों पे फोकस करना है। इसलिए मैं बार बार आपको याद दिला देता हूँ कि कौन सब चीजें याद रखना है। अब जैसे अभी तक भारतीय संविधान में कई सारा संशोधन हो चुका है। अब ऐसा नहीं कि पहला संशोधन से लेकर 105वां संशोधन तक याद कर रहे हैं। ऐसे में आपको लगेगा पॉलिटी का सिलेबस कितना लंबा है, तैयारी नहीं हो रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है वो सब एग्जाम में नहीं आता है। कुछ इंपोर्टेंट स्टैटिक पोर्शन वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो बार-बार एग्जाम में आता है, 42वां 44वां। अब फिर कुछ आपको वो याद रखना है जो करंट में है। जैसे जीएसटी जब करंट में था वो इंपोर्टेंट हो गया। जैसे ईडब्ल्यूएस से 10% आरक्षण दिया गया आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को, तो वो संवैधानिक संशोधन उस वर्ष के लिए करंट में है, तो वो इंपोर्टेंट हो गया। तो इस तरह से आपको होलिस्टिकली आपको समझना है कि क्या हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है और किस तरह से पढ़ना है। करंट का भी पॉलिटी में कौन सा सेक्शन देखना है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। एक चीज और आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो मौलिक अधिकार दिया गया है, स्पेशली 14 से लेकर 32 तक, उसमें से कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, केवल इंडियन सिटीजन को। जैसे बहुत सारा मौलिक अधिकार ऐसा है, जैसे अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। आगे मैं और डिस्कस करूंगा, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो लोक नियोजन में जो अवसर की समानता है वो केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। लेकिन बहुत सारा ऐसा मौलिक अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है और एज वेल एज इक्वली विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। जैसे कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, लॉ के समक्ष एक ही समान सबके साथ व्यवहार किया जाएगा। ये भारतीय नागरिकों के लिए भी है और विदेशी नागरिकों के लिए भी है। तो कभी एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा कि क्या सभी मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों के लिए है, तो नहीं, सभी नहीं, कुछ, जैसे कि अनुच्छेद 14। और कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से नहीं हैं, इस पे भी एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुका है। तो वो मैं आपको एक लिस्ट बता दूंगा इसी चैप्टर में कि निम्नलिखित वो आर्टिकल वगैरह आपको याद कर लेना है। वो सब विदेशी को भी और भारतीय को भी प्राप्त है, और कुछ ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीय को प्राप्त है। जैसे कि अनुच्छेद 16 मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि ऐसा बहुत सारा है, जैसे कि अनुच्छेद 29, जैसे कि अनुच्छेद 30, तो वो सब आपको पता चल जाएगा। आगे आपको याद रखना है कि वर्तमान समय में सबसे पहले आपको याद रखना है कि 6 मौलिक अधिकार है। एक संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया है, लेकिन मैंने उसको भी यहाँ लिख दिया है ताकि आपको सीरीज में पता चले कि कैसे आर्टिकल में जिक्र है। सबसे पहला हमारा अधिकार है समता का अधिकार। इसका जिक्र आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक किया गया है।
अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। राइट ऑफ इक्वलिटी, समता का अधिकार, यह अधिकार काफी महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग बारी बारी से सभी आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता। जैसे अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 क्या कहता है, हर आर्टिकल ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अनुच्छेद 18 क्या कहता है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 90 to 22, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। इसमें बहुत प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। भारत में बहुत ही अधिक स्वतंत्रता दिया गया है नागरिकों को। तो इसमें हम लोग आर्टिकल 19 से 22 तक पढ़ेंगे। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जैसे कि पहले के समय में महिलाओं का, बच्चों का खरीद बिक्री किया जाता था, अनैतिक व्यापार होता था, और इसी को समाप्त करने के लिए यह अधिकार लाया गया है ताकि किसी भी के साथ शोषण नहीं हो सके, चाहे वो महिला हो, कोई पिछड़ा वर्ग हो, कोई बच्चा हो। इसमें हम लोग 2 आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 23 to 24। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। इसमें बहुत तरह से व्यापक रूप से एक्सप्लेन किया गया है कि कितने तरह की धार्मिक स्वतंत्रता है आपको, तो वो हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे। इसमें आर्टिकल 25 से 28 तक है। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, राइट ऑफ कल्चर और एजुकेशन। इसमें अल्पसंख्यकों के लिए भी अलग से जिक्र है कि अल्पसंख्यकों के लिए क्या अधिकार है, कोई व्यक्ति कैसे अपने धर्म को, भाषा को, लिपि को सुरक्षित कर सकता है, और उसके लिए संविधान उसको क्या क्या मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो इसमें हम लोग 2 आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 29 से 30। और अगला हमारा है संपत्ति का अधिकार। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ये अब नहीं रहा है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। इसका आर्टिकल 31 में जिक्र था, तभी 29, 30, फिर अगला 31। इसको 1978 के 44वें संविधान संशोधन से अभी हटा दिया गया है। ये अब विधि का अधिकार बन गया है। तो आपको ध्यान रखना है, वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट है, न कि एक फंडामेंटल राइट है। और इससे स्टेटस में क्या डिफरेंस आया है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूं। अगला है संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। एग्जाम में कई बार प्रश्न भी आ चुका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा जाता है। आत्मा मींस क्या हुआ, शरीर से आपका अगर आत्मा निकल जाए फिर बॉडी किसी काम का नहीं रहता है। तो उसी तरह इस आर्टिकल को यदि हम मौलिक अधिकार में से निकाल लें, सभी अधिकार रहने दें, अनुच्छेद 14 से लेकर 31 तक कंटिन्यू रहने दें, केवल 32 को हटा दें, तो बाकी अनुच्छेद का कोई अर्थ ही नहीं है। वो अर्थहीन, तर्कहीन, मीनिंगलेस हो जाता है, फिर कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको याद रखना है, ये कुछ चीजें आपको याद रखना है जो एग्जाम में आ भी चुका है और बच्चे उसमें गलत करते हैं। जैसे भारतीय संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है भारत की प्रस्तावना। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला आपको याद रखना है, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल राइट। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहा जाता है। नेक्स्ट, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा, हार्ट, हृदय किसे कहा जाता है और किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और वो क्या है? आर्टिकल 32, वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इन सभी अधिकारों के बारे में हम लोग व्यापक रूप से चर्चा करेंगे और ये सभी एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और ऐसा भी नहीं है कि मौलिक अधिकार सीधे दे दिया गया है कि आपको समता का अधिकार है, अब आपको जो भी मन हो करे, स्वतंत्रता है। इस सब पे एक युक्ति युक्त प्रतिबंध भी लगाया गया है। इसमें से कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, सब पे एक रेस्ट्रिक्शन है, सभी एक लिमिटेड दायरे में दिया गया है। सब अधिकार भी है, सब पे एक प्रतिबंध भी है। आप अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उन दायरों में रहकर, उन सीमाओं में रहकर। वो सब सीमा क्या है, कहां तक आप उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तो आपको और भी पढ़ने में मजा आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी दोस्तों को भी इस इनिशिएटिव के बारे में बताइए। और हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नंबर कमेंट कर सकते हैं। कंपटीशन के लिए उस ग्रुप से मैं आपको ऐड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और फीडबैक भी दे दीजिए। हालांकि आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इस तरह आपकी पढ़ाई के लिए हम लोग पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं। एक्सेलेंस क्लासेस ड्रोल यूट्यूब चैनल के जितने सारे मेंबर हैं वो बच्चों का अच्छे से अच्छे पढ़ाई हो इसके लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं।
हम हर वो एफर्ट करेंगे जिससे आपकी पढ़ाई में मदद मिले। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वंस अगेन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।